नेपाल का जेएनजी तो समझ ही नहीं पाया कि वो तो सिर्फ एक मोहरा है। राजा तो राजा होता है, पिछले दरवाजे से आया और सबको ठेंगा दिखा दिया। नेपाल में जो भी हुआ उससे कांग्रेस बीजेपी सहित समस्त राजनीतिक दलों में खुशी की लहर दौड़ाई। जैसे ही संसद जली, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसी वक्त नेपाल का लोकतंत्र जेएनजी के हाथ से निकल गया। इतनी भी क्या नौबत आ गई कि नेताओं को हेलीकॉप्टर उड़ाने पड़े। नेपो किड और नेपो बेबी हमारे देश को भी तो डुबा रहे हैं। भारत का हर एक पड़ोसी देश जल रहा है, ये आग किसी खतरे से खाली नहीं। करप्शन, बेरोजगारी, इकोनॉमी, नेपो किड और आरक्षण तो ये सब ट्रिगर पॉइंट है। असली खेल तो भारत के लिए खेला जा रहा है। जेएनजी को सीडी बनाया और राजा या कोई नया नेता कुर्सी पर बैठेगा और जेएनजी के हाथ आएगा। नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ सो हुआ। असली खतरा अमेरिका, डीप स्टेट और चीन नहीं है, हमारे राजनीतिक दलों की फूट डालो और राज करो की नीति है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का देश नहीं है जो कुछ भी बोलोगे और करोड़ों भारतीयों की जान दांव पर लगा दोगे। पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश में ऐसा कब होगा, क्योंकि अब हमारे पड़ोसी देशों में सिर्फ एक भूटान बचा है जहां कुछ ऐसा होना बाकी है कि भारत का आखिरी देश भी किसी खतरे से खाली ना हो। नेपाल की इस जेएनजी क्रांति की जितनी चर्चा हमारे देश में हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत में ऐसा कब होगा। भारत के नेता कब हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेंगे, भारत में कब संसद जलाई जाएगी, भारत के नेताओं को कब दौड़ाया जाएगा और पीटा जाएगा, भारत के नेपो बेबी कब तक बिना टैलेंट के देश की जनता पर राज करते रहेंगे। इन ख्यालों ने देश की जनता को 3 भागों में बांट दिया। भारत में ऐसा होगा या नहीं होगा, उससे पहले हमें नेपाल की जेएनजी क्रांति को अच्छे से समझना होगा। मैं बिना टाइम खराब किए आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब तक आपने किसी न किसी तरह से इसको सुन लिया होगा, तो उसका कोई तुक नहीं बनता कि मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा से करूँ। मोटा मोटी बात बता देता हूँ आपको। नेपाल में कुछ समय से बेरोजगारी और करप्शन को लेकर एक मूवमेंट चल रहा था, जहाँ एक तरफ करप्शन था तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, तो वहीं तीसरी तरफ नेपाल के नेताओं के बेटे बेटी देश और विदेशों में आलीशान जिंदगी जी रहे थे। जहाँ एक तरफ गरीबी से लोग मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके नेता और उनके परिवार के लोग इनकी मेहनत का पैसा उड़ा रहे थे। और यहीं से जन्म होता है नेपो किड वर्सेस जेएनजी क्रांति। करप्शन, गरीबी और बेरोजगारी के बीच नेपाल के जेएनजी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनता है नेपो किड और नेपो बेबी की लाइफ स्टाइल, जिसने नेपाल के जेएनजी और जनता को गुस्से से भर दिया। हर तरफ इन नेपो बेबी की लाइफ स्टाइल शेयर होने लगी और इनका सोशल मीडिया इन्हीं से भर गया। इस बीच में अमेरिका के सोशल मीडिया और नेपाल की सरकार के बीच रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लगातार डिबेट चल रही थी, जहां नेपाल लगातार दबाव बना रहा था इन एप्स पर कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कराओ, अन्यथा आपको यहां पर बैन कर दिया जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलता, उसी दौरान नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। हो सकता है सरकार का इंटेंशन रहा होगा इन एप्स को सबक सिखाने का, और नेपाल की जनता समझती है कि इन्होंने सोशल मीडिया को इसलिए बैन किया ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, क्योंकि नेपो के ट्रेंड होने लगे थे पूरे नेपाल में। इन दोनों की समझ ने ही नेपाल की जेएनजी को सड़कों पर उतार दिया, और उनका कहना था कि सरकार ने करप्शन, बेरोजगारी और नेपो किड के लाइफस्टाइल को दबाने के लिए ही सोशल मीडिया को बैन किया है। जेएनजी सड़कों पर उतर आते हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करने लगते हैं, और फिर खेला जाता है खून का खेल। सरकार का ऑर्डर आता है कि देखते ही गोली मारो, और इसी ऑर्डर ने 25 से ज्यादा जेएनजीओ की जान ले ली। सीधे सिर में गोली ठोकी गई। इसके बाद जो होता है वो नेपाल में कभी नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं। नेपाल की संसद जला दी जाती है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और कई बिल्डिंगें राख कर दी जाती है। मान लो कि इसको एक बार ये कहकर माफ कर दिया जाए कि ये 25 जेएनजीओ की मौत का बदला था, लेकिन ये कहना बहुत आसान है। इसकी माफी नहीं होती है और ना ही इस बदले की भावना को जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे ही नेपाल की संसद जली, वहीं उसी वक्त इन जेएनजीओ का आंदोलन हाईजैक हो गया, और इन जेएनजीओ को पता ही नहीं चला कि उनका आंदोलन हाईजैक हो गया, और वो तो सिर्फ एक मोहरा थे। चाल तो कहीं और खेली जा रही थी। कुछ लोगों का मानना कि सरकार में बैठे ही लोगों की एक चाल थी कि इस जेएनजी जनरेशन के आंदोलन को बदनाम किया जाए हिंसा के नाम पर, क्योंकि आंदोलन में ऐसे कौन हथियार लेकर आता है और संसद को जलाता है, नेताओं को मारता है। इस आंदोलन के पीछे एक संगठन का नाम भी आता है, हामी नेपाल, और उसके कर्ता धर्ता सुदन गुरुंग का। ये सारा खेल ठीक वैसा ही था जैसा बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार और पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान, थाईलैंड और इंडोनेशिया में हुआ। इस जेएनजी क्रांति का सबसे बड़ा सवाल ये कि ये क्रांति हिंसा में कैसे बदल गई। यदि इस जेएनजी क्रांति का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए तो यही होना चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि ये क्रांति सुधार और बदलाव की जगह पूरी तरह से हिंसा में बदल गई। क्या इस हिंसा के पीछे उन 25 लोगों की मौत जिम्मेदार है? तो इसका जवाब होगा पूरी तरह से तो नहीं। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली, क्या इसमें चीन का हाथ है? तो इसका जवाब मिलता है लगभग नहीं, क्योंकि नेपाल की ओली सरकार पहले से ही चीन के पक्ष में थी, तो वो ऐसा क्यों करेगी। दूसरा, क्या अमेरिका और डीप स्टेट का हाथ है? तो इसका मिक्स जवाब मिलता है कि अमेरिका को नेपाल से इकोनॉमी और जमीनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन इसका एक जवाब और है कि और कोई फायदा हो या नहीं हो, लेकिन राजनीतिक भोकाल का जरूर फायदा होता है। नेपाल की सरकार चीन की तरफ थी,
सोशल मीडिया की लड़ाई नेपाल और अमेरिका में चल ही रही थी, और जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है, उसके पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और नेपाल की इस क्रांति का नतीजा भारत और चीन दोनों के लिए चर्चा का विषय है। भारत के लिए जो भी बातें हैं इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये बात भी है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नेपाल अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे भारत और चीन दोनों पर उसकी नजर रह सकती है। तीसरा, नेपाल की भागी हुई सरकार की कोई एक चाल हो सकती है इस हिंसा के पीछे। ये राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा कयास है। चौथा, नेपाल में सत्ता की कुर्सी की लड़ाई ही इस हिंसा को जन्म दे सकती है। नाम होगा जेनजी का और हथियार होंगे नए सत्ताधारियों और कुछ पुरानों के। तभी तो कहते हैं कि ऐसे ही हर कोई कुर्सी का गुलाम नहीं हो जाता। नेपाल के वर्तमान सत्ताधीशों को भगाने के लिए भी हिंसा हो सकती है, जो हेलीकॉप्टर लेकर भागे भी, ताकि नए सत्ताधीश अपना रास्ता साफ कर सकें। क्योंकि अब कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं नेपाल की कमान संभालने के लिए, और उसके लिए वो ही जेनजी आपस में भिड़ जा रहे हैं जिन्होंने आंदोलन किया कि इसको पीएम बनाओ, उसको पीएम बनाओ। और यही एंट्री होती है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह देव की, जिनकी सत्ता को 2008 में उखाड़ फेंका था। लेकिन कुछ नाम और अपना सिक्का जमाते हैं, जैसे बालेन शाह जो युवा नेता है और युवाओं की पसंद है, डॉक्टर सेंडुक रुइट जो हामी नेपाल के संगठन से जुड़े हैं, और तीसरा कुलमान गिसिंग। नाम इन सब के चर्चा में आते हैं। और प्रधानमंत्री बनती है सुशीला कार्की, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की सच्चाई ये है कि यहाँ 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। एक 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वेप घोटाला, दूसरा 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, और 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। एक तरफ घोटाले, दूसरी तरफ इन नेपो किड की ये लाइफ स्टाइल, और तीसरी तरफ जॉब के लिए दूसरे देशों में भागते नेपाली और गरीबी में मरती जनता। इन सब से नेपाल की जेनजी का गुस्सा जायज था, लेकिन ये हिंसा कहीं से जायज नहीं थी। जहां थानों, बैंकों और मॉल्स को लूटा गया, राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम और कई मंत्रियों के घर फूके गए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये हिंसक एलिमेंट कहीं बाहरी लोग ना हो, और नेपाल का जेनजी इस घटिया राजनीति को ही नहीं पकड़ पाया। किसका नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा। जैसे बांग्लादेश की स्थिति अभी भी नाजुक है, और आज वो बिना लीडरशिप के गर्त में जा रहा है, और वो ही युवा अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं जिन्होंने वहां पर क्रांति की। और श्रीलंका की इकोनॉमी आज तक नहीं संभल पाई है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नेपाल भी उसी सिचुएशन में ना चला जाए। नेपाल भ्रष्ट तंत्र से आजादी चाहता था, लेकिन अब वो एक नए पॉलिटिकल पावर में फंसता जा रहा है, क्योंकि नेपाल अब इन 4-5 नए नेताओं और राजा की खिचड़ी में पकने वाला है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नेपाल की क्रांति में किसका हाथ है, लेकिन इसमें 3 बड़े नाम आए। पहला अमेरिका, दूसरा राजा ज्ञानेंद्र का, और तीसरा नेपाल के नए नेताओं का। इन सबको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना नजर आ रही है वो है नेपाल के नेताओं की आपस में सत्ता की चाह। नेपाल में जेनजी क्रांति सफल होगी या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये लोग बदनाम हुए वो अलग बात है, अब कैसे सत्ताधीश नेपाल में आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इस बीच में सबसे बड़ा डर यह है कहीं नेपाल का हाल बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। इस बीच में हम ये भी नहीं भूल सकते कि अमेरिका और चीन किसी प्रकार का इंटरफेयर कर सकता है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत को घेरने के लिए नेपाल दोनों ही देशों के लिए जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है भारत की कहानी। नेपाल में जो भी हुआ, इसके बाद में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भारत में ऐसा कब होगा जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका में हुआ। क्या वाकई में कोई ऐसा चाहता है कि भारत में ऐसा हो? तो पहले परिणाम देख लीजिएगा। मैं तो कभी नहीं चाहता कि इन देशों जैसी हिंसा भारत में हो। हाँ, क्रांति हो लेकिन हिंसा नहीं, क्योंकि हिंसा और क्रांति में फर्क होता है, और बहुत फर्क होता है। आज इसी हिंसा ने बांग्लादेश और श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 90 दिन में चुनाव होने थे, लेकिन आज दिन तक नहीं हुए। कई स्टूडेंट लीडर सरकार छोड़कर जा चुके हैं। श्रीलंका पर अभी भी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बोझ बनी हुई है। लेकिन इतनी सी बात से पूरी बात क्लियर नहीं होने वाली। जब नेपाल में संसद जलाई गई, तब भारत में एक नैरेटिव शुरू हुआ, और सबसे ज्यादा खुश हुए कांग्रेस, बीजेपी सहित समस्त राजनीतिक दल और उनके समर्थक, क्योंकि उनको अपना अपना नैरेटिव चलाने का अच्छा खासा मौका मिल गया। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 1-2 साल से लगातार नोटिस कर रहा हूँ हमारे राजनीतिक दलों को और उनके समर्थकों को। देखना और समझना कि इनका देश के प्रति कितना घटिया एजेंडा चल रहा है। पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की, यानी कि बीजेपी, उनके अलायंस और उनके समर्थकों की। इनका नैरेटिव ये चल रहा है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष दूसरे देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और दुश्मन देशों जैसे चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश कर रहा है। वोट चोरी मुद्दा, सीए प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन जैसे सभी मुद्दे मोदी सरकार को गिराने की साजिश है। कांग्रेस और समस्त विपक्ष विदेशी ताकतों और डीप स्टेट के साथ मिला हुआ है, जिससे ये भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा कुछ कर सके। ऐसी कई बातों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जिसको सुनने लगे तो ऐसा लगेगा कि जैसा भारत में ऐसा कुछ हो सकता है। अब आते हैं सत्ता विपक्ष पर, यानी कि कांग्रेस, उनके अलायंस और उनके समर्थकों की। इनका नैरेटिव चल रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका, चीन और डीप स्टेट की मदद से सत्ता में ही रहना चाहते हैं, और वो
वो यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके हटने से घोटाले सामने आएंगे तो देश और दुनिया में इनकी ईमानदारी की बदनामी होगी, जो ये कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए जनता के हर मुद्दे को देश विरोधी बता देते हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन या एसएससी के बच्चों का आंदोलन हो। हर आंदोलन को ये विपक्ष की साजिश बता देते हैं। क्या जनता के कोई आंदोलन नहीं है? एसएससी के बच्चे चाहे ऐसे ही मरते रहे। ये दो खतरनाक नैरेटिव पिछले काफी समय से देश में चल रहे हैं। अब इन सबको सुनकर देखो कि ये हमारे राजनीतिक दल और उनके समर्थक देश के साथ कितना बड़ा मजाक और कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि नेपाल में चीन और अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की बातें तो इनको मौका दे रही है ना कि भारत में भी ऐसे एजेंडे चलाए जा सकते हैं। और कौन सा राजनीतिक दल कहां सपोर्ट करेगा? क्या ये बातें अमेरिका और चीन के दिमाग में नहीं घुसेगी? आज हमारे राजनीतिक दलों की हालत ऐसी है कि नेशनल सिक्योरिटी और पड़ोसी देशों में लग रही आग के बावजूद वो कभी एक नहीं होते हैं और एक ऐसी राजनीति खेलते हैं कि इससे दुश्मन देश बहुत ही आसानी से समझ जाए कि भारत को लड़ाना कितना आसान है। भारत ही एशिया की वो ताकत है जिससे हर कोई डरता है और इसको हमारे ही राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे हैं। जनता तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि नेपाल जैसा भारत में कुछ हो, लेकिन क्या राजनीतिक दल ऐसा चाहते हैं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो? यदि वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें ऊपर की बातों से समझ में आ गया होगा कि उनको अपनी नीयत और आचरण को सुधारने की सख्त जरूरत है। ये तो रही राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की घटिया राजनीति, नीयत और आचरण की वो बात कि वो खुद चलाकर विदेशी ताकतों को इशारा दे रही है कि आओ भारत आपका स्वागत कर रहा है। अब बात करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट की जिसकी वजह से हर पड़ोसी देश हमारा जल रहा है और जनता बेमौत मर रही है। अब सिर्फ भूटान बचा है। नेपाल की तरह भारत का पॉलिटिकल पावर इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि नेपाल में 5-6 राजनीतिक दलों और उनके 2-3 नेताओं का ही खो-खो मैच चल रहा था। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो हमारे राजनीतिक दलों को जल्दी से जल्दी समझ लेनी चाहिए, वो है जनता की असंतुष्टि। भारत में भी जनता की असंतुष्टि का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता और युवाओं में सरकार के रवैये के प्रति गुस्सा भी। इसको हम अभी एक ताजा उदाहरण से देखते हैं। एसएससी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट को तब तक नहीं सुना गया जब तक इसमें टीचर्स शामिल नहीं हुए। बिहार में स्टूडेंट्स लाठियां खा रहे हैं, जिसके विजुअल हम इसलिए नहीं चला रहे कि कहीं वायलेंस स्ट्राइक ना पड़ जाए। ये एक मजाक है कि केंद्र सरकार सहित हमारे कोई भी राज्य एक पेपर भी ठीक से नहीं करवा पा रहा है। हजारों करोड़ों रुपए के टैक्स देने के बाद भी बहती सड़कें, टूटते ब्रिज और डूबते शहर जनता की असंतुष्टि पर 4 चांद लगा रहे हैं। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने चाह नहीं दिखाया कि इसे शांत किया जाए। बंगाल और केरल में राजनीतिक हत्याएं बार बार साबित करती है कि हमारे राजनीतिक दल भी सत्ता के कितने भूखे हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली, ऐसी आर्थिक नीतियां जो गरीब को और गरीब बना रही है और अमीर को और अमीर, जैसे हजारों कारण दे सकता हूँ जनता की असंतुष्टि के। और यही असंतुष्टि वो ट्रिगर पॉइंट बनती है जो सत्ता के लालची राजनीतिक दल को भड़का सकती है, किसी दुश्मन देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल करने का इशारा करता है। मैं यहाँ जनता की असंतुष्टि और सरकारों की बेवकूफी का एक उदाहरण बता सकता हूँ कि भारत कैसे भड़क सकता है या भड़काया जा सकता है। वो है अग्निवीर योजना। इस योजना की कमी और खूबी कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ये कैसे हिंसक आंदोलन हुआ था ये देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सरकार के इम्प्लीमेंटेशन ने उस आंदोलन को भड़कने का मौका दिया। लड़कों की 2 साल की मेहनत खराब गई थी, रनिंग और मेडिकल क्लियर थे, बस एक एग्जाम बाकी था। इस घटिया इंप्लीमेंटेशन ने 2 साल तो वो और इसके बाद में कितने साल खराब किए होंगे वो स्टूडेंट ही जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही किसी देश को बर्बाद करती है। ये 2 पॉइंट बताते हैं कि भारत नेपाल या बांग्लादेश बनेगा या नहीं बनेगा। पहला, राजनीतिक दल और उनके नेताओं का आचरण और व्यवहार सुधरे। दूसरा, जनता की असंतुष्टि को समय रहते ही दूर करें, ना कि उसको और भड़काएं। जरूरी नहीं है कि भारत में तख्ता पलट ही हो, और होगा भी नहीं। किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत में तख्ता पलट कर सके। फिर भी कायदे की बात यह है कि हमें सजग रहना होगा और हमारे देश की जितनी हो सके असंतुष्टियों को दूर करना होगा, ताकि कोई भी ट्रिगर पॉइंट काम ना करे, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट ही अमेरिका, चीन और डीप स्टेट के पक्ष में जाएंगे। क्योंकि दोनों पार्टियों और उनके अलायंस के समर्थकों के बीच एक डिबेट लगातार चल रही है कि कोई भी पार्टी सत्ता पाने के लिए डीप स्टेट का सहारा ना ले। जैसे बीजेपी के समर्थक लगातार इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस और उससे जुड़ा अलायंस ऐसा नहीं करे सत्ता में आने के लिए। बीजेपी खुद सत्ता में तो उन पर यह बात कम लागू होती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के समर्थक ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं डीप स्टेट का ऐसा सहारा नहीं ले ले कि इसकी सजा आगे जाकर भारत को भुगतनी पड़े। और ये दोनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह जायज है। इस वीडियो का मकसद भारत में आने वाले खतरे के बारे में जनता को पहले से ही आगाह करना है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की जनता और जेएनजी किसी ऐसे बहकावे में नहीं आएगी कि कोई डीप स्टेट भारत में तख्ता पलट का भी सोचे या किसी प्रकार की हिंसा का भी। और ना ही हमारे राजनीतिक दल इतने बेवकूफ होंगे कि वो सत्ता पाने के लिए डीप स्टेट का सहारा लेंगे, क्योंकि म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल के हालात भारत के राजनीतिक दलों और जनता के लिए बहुत बड़ा सबक है। इतना बड़ा सबक कि यदि समय रहते भारत के राजनीतिक दलों और जनता ने यह सबक नहीं सीखा तो यहाँ तख्ता पलट नहीं बल्कि संविधान और चुनाव प्रणाली का ही अंत होगा, और उसके दोषी हम सब भारतीय होंगे।